हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिविल टेक एकेडमी पे। सिविल टेक एकेडमी पे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एसएससी जेई के लिए, ना कि एसएससी जेई बल्कि आईईएस और गेट सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग का आज आगाज़ करने जा रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज कितना रहता है, किस एग्ज़ाम में कितना वेटेज है। तो हम लोग अगर बात करें पर्टिकुलर एसएससी जेई की बात करें तो एसएससी जेई प्रीलिम्स में 10 to 12 मार्क का इसका लगभग है वेटेज है, वो रहता ही रहता है हर बार, चाहे कैसा भी पेपर हो, चाहे कितनी भी शिफ्ट में पेपर हो। और अगर मेंस की बात करें, एसएससी जेई मेंस की बात करें तो लास्ट 2 से 3 इयर्स के अंदर ये 60 से 90 मार्क का हर बार पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि 60 से 90 मार्क का तो आप अटेंड करके इजीली आ सकते हो, ऊपर नीचे इस तरीके से मतलब अरेंज करके 60 से 90 मार्क्स का आप इजीली सॉइल मैकेनिक्स अटेंड कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आईईएस की एग्ज़ाम की। तो आईईएस के अंदर भी इसका लगभग 20 to 30% वेटेज है वो रहता है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। स्टेट जेई और एई की बात करें, स्टेट जेई और एई के एग्ज़ाम की बात करें तो पर्टिकुलर सॉइल मैकेनिक्स का जो वेटेज है वो यहाँ पे 10 to 15% हर एग्ज़ाम में रहता है, चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे किसी भी पीएसयू का एग्ज़ाम हो, हर जगह इसका वेटेज है वो लगभग 10 to 12 या 10 to 15% के बीच में रहता है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स को। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी हेल्प हो सके। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बेसिक से सॉइल मैकेनिक्स की। तो सॉइल के बारे में समझते हैं कि सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये एक मैकेनिक्स की एक डिफरेंट ब्रांच है। क्योंकि अगर सॉइल एक पर्टिकुलर सॉलिड की तरह बिहेव करती, अगर सॉइल पर्टिकुलर सॉलिड की तरह बिहेव करती तो इसे हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स में ही स्टडी कर लेते। ठीक है, और अगर ये पर्टिकुलर फ्लूइड की तरह बिहेव करती तो हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का जो अध्ययन है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में कर लेते। लेकिन सॉइल है इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखती है, सॉलिड भी नहीं है पर्टिकुलर, और ये पर्टिकुलर एज ए फ्लूइड की तरह भी बिहेव नहीं करती है। तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो सॉलिड की तरह हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो फ्लूइड के साथ सिमिलरिटीज़ रखते हैं। तो हम लोग इनको आगे पढ़ेंगे 1 by 1, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स में पहले पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पे सॉइल में बात करेंगे। और सॉइल के रेस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग ने पहले जो फ्लूइड के लिए पढ़ी है वो यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सॉलिड और फ्लूइड के बीच की स्टेट रहती है सॉइल, और इसके हम लोग 3 फेज डायग्राम वगैरह वो आगे पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से जब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स का फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है आपके कार्ल टरज़ागी को। कार्ल टरज़ागी इज़ द फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थबो मैकेनिक्स में ही इन्होंने सॉइल मैकेनिक्स के बारे में अपने कुछ कंसेप्ट जनरेट किए थे, और जिनके आधार पर इन्हें सॉइल मैकेनिक्स का फादर कहा जाने लगा। सबसे पहले स्टडी है वो कार्ल टरज़ागी ने ही की थी सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। अब जो सॉइल के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, सॉइल के बनने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं पेडोजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सारे 1 by 1 पॉइंट हैं, सब मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड लिए हैं। और एसएससी जेई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर पूछा जाएगा, चाहे आपका स्टेट का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जेई का एग्जाम हो, चाहे डिप्लोमा का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, आज के जो पर्टिकुलर सेशन है यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं और साथ साथ में ज़रूर नोट करें। ठीक है, तो सॉइल के जो बनने के प्रोसेस है उसे पेडोजेनेसिस कहा जाता है। बेसिकली मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लेक्चर पूरा कवर कराने की कोशिश करूँ, और नोट्स भी आप लोग साथ साथ में बना सकते हैं। जो भी चीज़ है वो हिंदी में समझा रहा हूँ तो आप अपने साथ में हिंट के लिए डिप्लोमा वाले बच्चे हिंदी में नोट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो सारा कोर्स है वो डिप्लोमा के लिए हिंदी में मैंने साथ साथ में ही डिज़ाइन किया है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। इसके बाद बात करते हैं कि सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से, सॉइल के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो तो पेडोजेनेसिस कहलाती है, और सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो होता है ड्यू टू वेदरिंग ऑफ द रॉक। वेदरिंग ऑफ द रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन है वो होता है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, एपेक्स से, यानी कि जो भी रॉक्स के पार्टिकल उसके छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना, वो आपका कहलाता है वेदरिंग। तो वेदरिंग ऑफ द रॉक से आपका सॉइल का फॉर्मेशन है वो होता है, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक के डिसइंटीग्रेशन से जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, जो भी छोटे छोटे पार्ट्स में रॉक टूटेगी, तो वो जो फॉर्म है छोटे छोटे पार्ट्स की, वो फाइन ग्रेन जो भी मटेरियल आपका बनेगा वो सॉइल कहलाएगा। ठीक है, अब देखो वेदरिंग की बात करते हैं तो वेदरिंग बेसिकली 2 टाइप की होती है, जहाँ पे फिजिकल फोर्सेज इन्वॉल्व हो रहे हैं
वो आपकी कहलाएगी फिजिकल वेदरिंग। जहाँ पे सारे केमिकल फोर्सेज इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आपकी कहलाएगी केमिकल वेदरिंग। अगर मैं फिजिकल वेदरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे फिजिकल फोर्सेज लाइक इम्पैक्ट फोर्सेज ड्यू टू वाटर आइस फ्लो हो रही है या फिर जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी वजह से, जैसे कोई भी ये रिवर वगैरह आ रही है, ये आपका कोई भी हिली एरिया, यहाँ से रिवर निकल के आएगी तो ये रॉक है, तो रॉक के ऊपर जो वाटर फ्लो होगा तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट फोर्स लगेगा, ठीक है। इसकी वजह से यानी कि ऊपर से वाटर नीचे करेगा रॉक के ऊपर तो यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट करेगा, इसकी वजह से जो फोर्सेज लग रहे हैं तो वो आपके हो जाएंगे सारे फिजिकल फोर्सेस। इनकी वजह से जो भी वेदरिंग होगी वो आपकी हो जाएगी फिजिकल वेदरिंग। तो इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से फिजिकल फोर्सेज के एग्जाम्पल हैं फिजिकल वेदरिंग में कंसिडर करते हैं, कौन कौन से केमिकल वेदरिंग के एग्जाम्पल हैं यानी कि केमिकल फोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। आप लोगों को यहाँ पे बेसिक थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से डिप्लोमा बेस्ड का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी ईएस और गेट के अंदर तो यहाँ से कम चांसेज हैं, बेसिकली आपको डिफरेंस ही पता होना चाहिए। तो देखो फिजिकल फोर्सेज की बात करते हो, फ्लोइंग वाटर और आइस की वजह से जो भी फोर्सेज लग रहा है वो आपका फिजिकल फोर्सेज के अंदर आएगा। विंड की वजह से जो भी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से जो भी फोर्सेज लग रहे हैं और ग्रेविटी की वजह से जो फोर्सेज लग रहे हैं उनकी वजह से जो भी सोइल का फॉर्मेशन होगा, जिस भी तरीके की जो वेदरिंग होगी प्रोसेस वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ग्रेविटी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन होने पे सोइल का क्या नाम रहता है, विंड की वजह से ट्रांसफ़र हो तो उस सोइल का किस प्रकार से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, वाटर लेक के अंदर अगर सोइल का फॉर्मेशन हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फिजिकल फोर्सेज के एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, जो ग्लेशियर हैं, ओशियन वेव हैं, एक्सपेंशन ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। इसको क्या कहते हैं पर्टिकुलर, इसको कहते हैं फ्रोस्ट एक्शन। यानी कि जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर रॉक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रॉक के अंदर ये वॉइड है जहाँ पे वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो जैसे जैसे विंटर का सीजन आएगा टेम्परेचर है वो डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो ये जो वाटर है ये चेंज हो जाएगा आइस के अंदर। ये आप लोगों को पता है कि आइस का वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन होता है वाटर से आइस का वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा। तो जैसे टेम्परेचर कम होगा वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ आइस इज़ ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी कि ये बाहर की तरफ जैसे जैसे बर्फ़ में चेंज होगा तो ये आइस में चेंज होगा तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा। फिर वापस अगर टेम्परेचर वो इंक्रीज होगा, अगर समर की बात करें टेम्परेचर वापस इंक्रीज हो रहा है हिली एरियाज़ में, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आइस है वो वापस चेंज हो जाएगी वाटर में, यानी कि वॉल्यूम वापस डिक्रीज होगा। यानी कि जो भी बाहर की तरफ फोर्सेज लग रहा है वो अब अंदर की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ फोर्सेज लगेगा, उसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होगा रॉक के अंदर और रॉक है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो सारी प्रोसेस है वो आपकी कहलाती है फ्रोस्ट एक्शन। यानी कि वाटर का आइस और आइस का वाटर में टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से चेंज होना, यानी कि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंसेज, यानी कि रॉक के अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू वेरिएशन इन द टेम्परेचर। तो वो जो प्रोसेस है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वो आपकी कहलाएगी फ्रोस्ट एक्शन, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर बात करते हैं केमिकल फोर्सेज की। केमिकल फोर्सेज यहाँ पे केमिकल वेदरिंग के हम लोग इनको इन्वॉल्व करते हैं, जैसे आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, कार्बोनेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन के अंदर यानी कि ऑक्सीकरण, हिंदी में आप लोग इसको साथ साथ में नोट कर सकते हैं, ऑक्सीकरण की जो प्रोसेस है। रिडक्शन मतलब अपचयन की प्रोसेस है, ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन। और कार्बोनेशन यानी कि CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा, यानी कि CO3 का कोई भी साल्ट है वो यहाँ पे बनाएगा। तो ये जो सारी प्रोसेस है वो कार्बोनेशन कहलाएगी। वाटर के साथ रिएक्ट करना हाइड्रेशन कहलाएगी। क्रिस्टल ग्रोथ और लीचिंग ऑफ द वाटर, ये सारे जो प्रोसेस हैं वो आपके केमिकल फोर्सेस के एग्जांपल है जिनके द्वारा केमिकल वेदरिंग होगी और रॉक से सोइल का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें यहाँ पे बात करते हैं पर्टिकुलर, आपको ये एग्जांपल ध्यान में रखना है, लीचिंग ऑफ वाटर। लीचिंग ऑफ वाटर की वजह से जो भी प्रोसेस होगी, जो भी रॉक से सोइल का निर्माण होगा वो आपकी केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है। तो 3 इसके नाम आ जाएंगे फिजिकल फोर्सेज के और एक आपको मिल जाएगा लीचिंग ऑफ वाटर। तो आपको क्या करना है, लीचिंग ऑफ वाटर जो कि केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। लीचिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या आता है कि जो भी रॉक के अंदर फाइन सस्पेंडेड सॉइल पार्टिकल हैं, जो भी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल हैं
उनका वॉश आउट हो जाना, वहाँ से रॉक के ऊपर से उनका साफ़ हो जाना, वो रॉक के ऊपर से उनका निकल जाना, वो सारे प्रोसेस वो कहलाएगी लीचिंग ऑफ वाटर। जो भी आपका सलाइन एरिया है, सलाइन एरिया में एक लीचिंग प्रोसेस भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी सॉइल के अंदर साल्ट हैं वो मिक्स होते हैं, जो भी सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल हैं, सस्पेंडेड साल्ट हैं, वो वाटर के साथ मिक्स होके सॉइल में नीचे की ओर फ्लो हो जाना, वो आपका कहलाता है लीचिंग प्रोसेस। ये आपके रिक्लेमेशन ऑफ द सॉइल की जो प्रोसेस है वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इस लीचिंग प्रोसेस का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक इतना ही ध्यान में रखना है कि फिजिकल वेदरिंग में कौन कौन से फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं और केमिकल वेदरिंग में कौन कौन से फोर्सेज हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सेकंड डिफरेंस की, यानी कि जो भी फिजिकल वेदरिंग होंगी, फिजिकल वेदरिंग में जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे सॉइल के, वो जिस भी पर्टिकुलर रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है उसके सेम ही होंगे, यानी कि मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल आर सेम एज द पेरेंट रॉक इन फिजिकल वेदरिंग एंड अदरवाइज इन द केमिकल वेदरिंग मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल आर डिफर फ्रॉम द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक से जो भी सॉइल का फॉर्मेशन होगा उनके मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो भी प्रमुख घटक हैं सॉइल के, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होगी पेरेंट रॉक से इन केमिकल वेदरिंग। और फिजिकल वेदरिंग की बात करें तो वो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेम होंगे पेरेंट रॉक के। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल का फॉर्मेशन होता है इन द फिजिकल वेदरिंग, और केमिकल वेदरिंग में बात करें तो ये फाइन ग्रेन सॉइल का फॉर्मेशन होता है। कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करें तो ग्रेवल, सैंड और सिल्ट, जिसको हम लोग आगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल में स्टडी करेंगे तो आपको वहाँ से बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के फॉर्मेशन की जियोलॉजिकल साइकिल की बात करते हैं तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भी रॉक है, पर्टिकुलर रॉक है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ईएस और एसएससी जी दोनों एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। जो भी आपकी पर्टिकुलर रॉक है, ठीक है, तो उस रॉक का फिजिकल फोर्सेज या जो भी केमिकल फोर्सेज है उसके द्वारा इरोजन होगा, रॉक का इरोजन होगा तो उससे आपका फॉर्मेशन होगा सॉइल का। सॉइल का फॉर्मेशन होगा रॉक के ऊपर, तो वो कोई भी ट्रांसपोर्ट मीडियम है, जैसे चाहे आपका वहाँ पे वाटर हो, आइस हो, विंड हो या फिर अन्य अदर पर्टिकुलर जो भी मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का, उसके द्वारा सॉइल है अगर वो ट्रांसपोर्ट हो रही है तो वो आपकी प्रोसेस कहलाएगी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद में वो जहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के द्वारा जाके सॉइल जहाँ पे जमा होगी या जहाँ पे जाके वो इकट्ठी होगी वो आपका प्रोसेस कहलाएगा डिपोजिशन। और डिपोजिशन के बाद में सॉइल की पर्टिकुलर लेयर ऊपर से ऊपर डिपॉजिट होती जा रही है, उसके ऊपर फिजिकल फोर्सेज, केमिकल फोर्सेज और अदर इन्वायरमेंटल जो भी फोर्सेज वर्क करें उनके द्वारा वो एक वापस कठोर चट्टान के रूप में चेंज हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस आपकी वो कहलाएगी अपहीवल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा। सबसे पहला है इरोजन, रॉक का इरोजन होना, वेदरिंग होना, ये आपका पहला प्रोसेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा कोई भी पर्टिकुलर मीडियम रॉक के इरोजन से जो सॉइल बनेगी वो ट्रांसपोर्ट होगी, तो वो प्रोसेस आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट होने के बाद में पर्टिकुलर जो भी सॉइल है वो कहीं एक जगह जाके डिपॉजिट होगी, तो वो प्रोसेस आपकी कहलाएगी डिपोजिशन। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपकी कहलाएगी एफ्यूअल। ठीक है, तो ये चार आपके सॉइल की प्रोसेस है। एफ्यूअल का मतलब क्या होता है, ग्राउंड सरफेस से ऊपर लेवल का उठ जाना और वो एक कठोर चट्टान के रूप में वापस चेंज हो जाती है, जिससे रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी प्रोसेस है इस तरीके से चलती रहती है। सॉइल से ये सारी प्रोसेस आएगी, रॉक बनेगी, रॉक से वापस सॉइल बनेगी। तो ये इन्वायरमेंटल चक्कर है, यानी कि जियोलॉजिकल जो साइकिल है वो इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपको सीरियल वाइज ध्यान में रखना है कि एक नंबर पे इरोजन होगा रॉक का, उससे सॉइल का फॉर्मेशन होगा। सॉइल का फॉर्मेशन होने के बाद में बट किसी भी पर्टिकुलर मीडियम से सॉइल है वो ट्रांसपोर्ट होगी, तो वो प्रोसेस आपका कहलाएगा ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन के बाद में सॉइल है वो कहीं जाके डिपॉजिट होगी, तो वो आपकी प्रोसेस है वो कहलाएगी डिपोजिशन। ठीक है, और पर्टिकुलर सॉइल के डिपॉजिट होने के बाद में फिजिकल फोर्सेज वगैरह उसके ऊपर वर्क करेंगे और सॉइल है वापस रॉक फॉर्म में चेंज हो जाएगी, वापस पहाड़ बन जाएंगे, यानी कि रॉक में चेंज हो जाएगी, जो आपका कहलाएगा अपहीवल। और अपहीवल के बाद में वापस उस रॉक का इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, और इरोजन होने के बाद में दोबारा ये साइकिल है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि ये साइकिल इस प्रकार से चलती रहेगी। तो ये आपका हो जाएगा जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ द
फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछा गया है। एसएससी जेई स्टेट जेई ये सारे एग्जाम्स में इस साइकिल का ऑर्डर है वो पूछा गया था, आपको ध्यान में रखना है। पहला इरोजन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन और उसके बाद में अपह्यूवल। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो भी सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर कोई भी पर्टिकुलर सॉइल है किसी रॉक पे बनेगी, तो अगर वो सॉइल उसी रॉक के ऊपर जमा हो जाती है, यानी कि रिटेन ओवर द पेरेंट रॉक, उसी रॉक के ऊपर वो जमा हो जाती है, तो वो आपकी कहलाएगी रेजिडुअल सॉइल। अगर वो पर्टिकुलर सॉइल उसी रॉक पे जमा ना होकर किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम के द्वारा, विंड, एयर, ग्लेशियर या फिर ग्रेविटी, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी और कहीं अलग जाके जमा होगी, तो वो आपकी कहलाएगी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, तो ये बेसिक इनका क्लासिफिकेशन है। इसके बाद में यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जाम में मोस्टली। यहाँ से प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक क्वेश्चन पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा ही जाएगा, चाहे कोई भी जेई का एग्जाम हो, क्योंकि जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल यहाँ से क्वेश्चन है वो लगभग पूछा जाता है हर बार। आप प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले जनरल क्लासिफिकेशन में हम लोग बात करते हैं सॉइल का एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल कौन सी होती है? तो एल्यूवियल सॉइल वो उस पर्टिकुलर सॉइल को कहते हैं जिनका जो डिपोजिशन है वो होता है सस्पेंशन इन द रनिंग वाटर। रनिंग वाटर के अंदर से सॉइल है वो सस्पेंड होकर डिपॉजिट होती है कहीं पे, तो वो आपका कहलाएगा एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल है मोस्टली ये रिवर के अंदर वाटर है वो फ्लो करता रहता है, और रिवर में जो वाटर फ्लो होगा उसके साथ में जो भी सॉइल आएगी वो उनके बैंक पे जमा हो जाती है, रिवर बैंक पे जमा हो जाती है, वो आपकी पर्टिकुलर एल्यूवियल सॉइल कहलाएगी। एल्यूवियल सॉइल है वो रिवर के अंदर फ्लो होती रहती है, यानी कि जो रॉक्स हैं, जो भी पर्वत हैं, पहाड़ों से नदी निकल के आती है, तो उस नदी के अंदर जो भी पत्थर वगैरह टूट के आएंगे रॉक के, पहाड़ के, वो धीरे धीरे सॉइल फॉर्म में चेंज हो जाएंगे और वो उसके रिवर के बैंक पे जमा होते जाएंगे। तो यानी कि एक तरीके से ये पानी के द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, तो ये एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल का एग्जाम्पल है। अगर वेदरिंग की बात करें तो ये फिजिकल वेदरिंग होगा, क्योंकि फ्लोइंग ऑफ वाटर की वजह से रॉक है वो सॉइल में चेंज हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद में बात करें तो ये अलोंग द रिवर के बैंक के ऊपर ये आपको सॉइल मिलेगी, यानी कि मोस्टली ये नॉर्दर्न एरिया, जो नॉर्दर्न इंडिया है, जहाँ पे हिमालय की साइड से जो भी नदियाँ निकल के आती है उसके रिवर बैंक में मोस्टली यही सॉइल है वो पाई जाती है, एल्यूवियल सॉइल। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड आपका लैक्यूस्ट्रियन सॉइल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में मिलेगा? तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा कि ऐसी कौन सी सॉइल है जो कि रनिंग वाटर के सस्पेंशन से बनती है, फिर रिवर के अंदर कौन सी सॉइल है वो पाई जाती है, तो वो आपकी पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लैक्यूस्ट्रियन सॉइल। लैक्यूस्ट्रियन सॉइल है वो होते हैं फ्रेश स्टिल वाटर से ये सॉइल है वो डिपॉजिट होती है, यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर बात करें तो जैसे लेक यानी कि झील हैं, झीलों के अंदर जो पानी है वो एक स्टिल वाटर के रूप में रहेगा, यानी कि एक ठहरा हुआ पानी रहेगा, वो फ्लो नहीं करेगा। यानी कि जो भी रॉक है लेक के, जो भी आपके बैंक लेक के जो भी बेस के अंदर जो भी आपकी पर्टिकुलर रॉक है वो पानी के जमा होते रहने से वो पानी के इम्पैक्ट वगैरह के प्रोसेस है, या फिर जो भी पर्टिकुलर वेदरिंग है, चाहे केमिकल हो या चाहे फिजिकल हो, तो उसके द्वारा वो उसके अंदर चेंज हो जाती है सॉइल के अंदर। तो आपकी वो जो सॉइल पर्टिकुलर बनेगी स्टिल वाटर के अंदर वो आपकी लैक्यूस्ट्रियन सॉइल कहलाएगी, यानी कि स्टिल वाटर के बेस में इस प्रकार की सॉइल का निर्माण होता है। ये स्टिल वाटर में होगा, यानी कि सॉइल का फ्लो है वो नहीं होगा, यानी कि एक रेजिडुअल सॉइल का एग्जाम्पल है। और ये जो पानी की वजह से वेदरिंग हो रहा था आपका, ये फिजिकल वेदरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पर्टिकुलर, तो वो आपका हो जाएगा मेराइन सॉइल। मेराइन सॉइल के अंदर ये सी वाटर के अंदर डिपोजिशन होता है सॉइल का। मेराइन सॉइल कहलाएगा सी वाटर के अंदर जो भी, यानी कि जो भी लहरें वगैरह चलेगी समुद्र के अंदर और जो भी नदियाँ जाके समुद्र में मिलेगी, तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ सॉइल है वो लेके जाएगी। तो वो वहाँ पे सी बैंक के पास में जो भी सॉइल जमा होगी वो आपकी मेराइन सॉइल कहलाएगी। ठीक है, सी बेड में मिलने वाली ये सॉइल है। जैसे यहाँ से कोई भी नदी निकलती है रॉक के अंदर से, तो ये अपनी सी एरिया को, ये इसका ओरिजिनल एरिया है, और पानी की फ्लो की वजह से ये एरिया ये आपका इरोडेड हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कुछ ये इरोजन हो जाएगा रॉक का। और ये जो इरोजन होने की वजह से जो भी वाटर के साथ रॉक का इरोजन होने से जो भी मटेरियल बनेगा, जो भी छोटे छोटे ग्रेवल्स हैं, सैंड है, वो बनेगी, वो फ्लो होगी, तो वो किस प्रकार से डिपॉजिट होगी, यानी कि बड़े पार्टिकल्स हैं वो पहले डिपॉजिट हो जाएंगे सैंड, उसके बाद में उससे छोटे पार्टिकल जैसे सिल्ट है वो डिपॉजिट हो जाएगी, उसके बाद में छोटे पार्टिकल क्ले है वो डिपॉजिट होगी, उसके बाद में डेल्टा
यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स जो भी पार्टिकल हैं सोइल के वो डिपॉजिट होंगी, और उसके बाद में फ्रेश वाटर है लास्ट में वो डिपॉजिट होगा और ये जाके सी वगैरह में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर एग्जाम है, एक पर्टिकुलर टर्म है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। यहाँ पे बात करते हैं स्विफ्ट वाटर क्या होता है। तो स्विफ्ट वाटर क्या होता है, कैन कैरी लार्जर साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ सोइस बोल्डर और ग्रेवल है वो ये अपने साथ में कैरी करता है। यानी कि जो भी वाटर फ्लो हो रहा है ये बड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल्स अपने साथ में लेके बहता है, तो वो जो वाटर है वो आपका पर्टिकुलर स्विफ्ट वाटर का एक फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्विफ्ट वाटर क्या होता है, लार्जर साइज के पार्टिकल्स सॉइल बोल्डर ग्रेवल्स ये पानी के साथ में फ्लो हो रही हैं तो वो आपका स्विफ्ट वाटर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो वो आता है आपका एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल या फिर ड्यून सॉइल ये कौन सी होती है, इट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल विच इज़ फॉर्म बाई एनी फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस बट डिपॉजिट्स। जो इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कहीं पर्टिकुलर एरिया में जाके डिपोजिशन हो रहा है वो हो रहा है विंड के द्वारा। यानी कि रॉक से सॉइल के फॉर्मेशन होने के बाद में उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो विंड के द्वारा हो रहा हो, तो वो आपकी पर्टिकुलर जो सॉइल है डिपॉजिट जो भी सॉइल आपकी वो एओलियन सॉइल या फिर ड्यून सॉइल कहलाएगी। ड्यून सॉइल आपको नाम ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो एल्यूवियल सॉइल और ड्यून सॉइल कौन सी कहलाएगी, जो भी पर्टिकुलर फिजिकल वेदरिंग के द्वारा जो भी सॉइल बनेगी उस सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन अगर विंड की हेल्प से हो रहा है, विंड के द्वारा हो रहा है, तो आपका वो एओलियन सॉइल कहलाएगा। एओलियन सॉइल है ये फिजिकल वेदरिंग का एग्जांपल है, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेड सॉइल का एग्जांपल है। और इसके हम लोग बात करते हैं ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होती है। एओलियन सॉइल है ये इस यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होती है, यानी कि हवा के द्वारा जो भी सॉइल ट्रांसपोर्ट होगी इन पर्टिकुलर साइज के यानी कि हेवी वेट के जो पार्टिकल्स हैं वो पहले सारे डिपॉजिट हो जाएंगे, उससे जो हल्के पार्टिकल हैं वो इससे आगे जाके डिपॉजिट होंगी, और इससे हल्के पार्टिकल है वो उससे आगे जाके डिपॉजिट होंगी। ठीक है, तो एक तरीके ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सेम साइज़ के पार्टिकल सेम ग्रेड के पार्टिकल एक जगह जमा होते हैं इसमें, तो ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड टाइप की सॉइल है। इसकी डेंसिटी है वो लो होती है, यानी कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है तो इनके जो सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के जो भी पार्टिकल्स हैं इनके बीच में ये जो वॉइड्स हैं ये ज़्यादा होंगे, यानी कि इसकी डेंसिटी है वो लो होगी। अब डेंसिटी की क्या प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग आगे बात करें, तो वहाँ पे आपको 1 बाय 1 इसका जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटीज़ पढ़ेंगे और किस प्रकार से डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करें, तो वहाँ पे ये बिल्कुल कंसेप्ट वो आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद में अगर एल्यूवियल सॉइल के ये जो एओलियन सॉइल है इसके ट्रांसपोर्ट बात करें तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो भी हाई होती है और इसकी परमिएबिलिटी है वो भी हाई होती है। ये आपको एक बार ध्यान में रखना है, परमिएबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में ईएस वगैरह का जो एग्जाम है वहाँ पे लिंक करके इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एओलियन सॉइल की परमिएबिलिटी हाई होती है, एओलियन सॉइल की परमिएबिलिटी लो होती है, कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, कंप्रेसिबिलिटी लो होती है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो ग्लेशियल सॉइल और ड्रिफ्ट सॉइल की बात करते हैं। ग्लेशियल सॉइल ने जो भी फिजिकल वेदरिंग के द्वारा सॉइल बन रही है आइस के द्वारा, उसका अगर ट्रांसपोर्टेशन आइस के द्वारा हो रहा है, किसी भी पर्टिकुलर सॉइल का अगर ट्रांसपोर्टेशन आइस के द्वारा हो रहा है, फ्लोइंग आइस के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो आपका ग्लेशियल सॉइल या फिर ड्रिफ्ट सॉइल कहलाएगा। ये भी एक फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है और एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो भी ग्लेशियल के द्वारा या फिर आइस के द्वारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उस सॉइल की शियर स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है, उस सॉइल की शियर स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है। ईएस वगैरह के एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है, जैसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसकी शियर स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है। इसका जो डिपोजिशन होता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट, यानी कि लेयर के फॉर्म में डिपोजिशन होता है पर्टिकुलर, यानी कि जैसे जैसे विंटर की बात करता है, विंटर में बर्फ़ है वो पिघलती है तो सॉइल का फॉर्मेशन होगा। अगर समर में बात करें तो समर में बर्फ़ है वो पिघलती है ग्लेशियर में, तो वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन होगा। विंटर में सारी बर्फ़ है वो जम जाती है तो वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होगा। वापस विंटर का मौसम आ गया तो दोबारा सॉइल का फॉर्मेशन होगा और दोबारा सॉइल का फॉर्मेशन होकर वो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट हो गया एक लेयर, यानी कि ये एक अलग लेयर बन जाएगी, नेक्स्ट ईयर अलग लेयर बन जाएगी, उससे नेक्स्ट ईयर दोबारा समर के अंदर जो भी सॉइल बनेगी उसकी अलग लेयर बन जाएगी। तो इस तरीके से इनका जो डिपोजिशन होता है वो एक तरीके से स्ट्रेटिफाइड होता है, यानी कि लेयर के फॉर्म में डिपोजिशन है वो होता है। तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखनी है कि ग्लेशियल सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है पर्टिकुलर यहाँ पे। फिर इसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं वेल ग्रेडेड हाई ड्राई डेंसिटी की सॉइल है वो फॉर्म होती है ड्यू टू ग्लेशियल सॉइल, यानी कि इस प्रकार की सॉइल का निर्माण ग्लेशियर और आइसबर्ग से होता है और इस प्रकार की सॉइल के अंदर ग्रेवल, सैंड, सिल्ट सभी प्रकार के पार्टिकल है वो पाए जाते हैं।
इसके बाद कोल्यूवियल सॉइल और टेल्स सॉइल की बात करते हैं तो कोल्यूवियल सॉइल और टेल्स सॉइल एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल होती है जिसका जो फॉर्मेशन है वो रॉक की फिजिकल वेदरिंग के द्वारा होगा, लेकिन उससे का जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, ट्रांसपोर्टेशन वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, जो भी सॉइल बनेगी फिजिकल वेदरिंग से वो अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेज के द्वारा कहीं जाके ट्रांसपोर्ट हो रही है, कहीं जमा हो रही है, तो आपका वो सॉइल है पर्टिकुलर वो आपका कहलाएगा कोल्यूवियल सॉइल या फिर टेल सॉइल। इस प्रकार की सॉइल का फॉर्मेशन है जनरली हिली एरियाज़ के बॉटम में होता है, यानी कि हिली एरियाज़ में सॉइल बनेगी तो वो ग्रेविटी के द्वारा नीचे ट्रांसफर होकर घाटी में जमा हो जाएगी, यानी कि वैली एरिया में इस प्रकार की सॉइल है वो जमा हो जाती है, तो आपको वो कहलाएगी कोल्यूवियल सॉइल। अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेज के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी कि एक फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है, और ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, यानी कि यहाँ पे ये भी पर्टिकुलर सॉइल के पार्टिकल हैं तो ये ट्रांसपोर्ट होके ग्रेविटी फोर्सेस के द्वारा नीचे आएंगे। जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे आएगा अपने साथ इस रॉक के ऊपर इम्पेक्ट करेगा तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ सॉइल बनेगी, और ये भी फिर ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से नीचे ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आके रिवर जो भी पहाड़ों के बीच में वैली एरिया है वहाँ पे ये जमा हो जाती है सॉइल, तो ये आपकी कहलाएगी कोल्यूवियल सॉइल या फिर टेल्स सॉइल। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट होती है आपकी लूज सॉइल या फिर कोलेप्सिबल सॉइल। कोलेप्सिबल सॉइल आगे हम लोग सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर पर्टिकुलर बात करेंगे। कोलेप्सिबिलिटी सॉइल की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर सॉइल है वो अपना वॉल्यूम है वो चेंज करती रहती है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कोलेप्सिबिलिटी को। लेकिन आपको इस प्रकार के एग्जाम्पल या फिर ये एग्जाम में क्वेश्चन में बहुत बार देखने को मिलता है कि कोलेप्सिबल सॉइल का एग्जाम्पल है, तो कोलेप्सिबल सॉइल का एग्जाम्पल है आपको वो होता है लूज सॉइल। लूज सॉइल क्या होती है? ये एक यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट होती है, यानी कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सिल्ट का जो विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद में जहाँ पे जमा होगी वो आपकी सॉइल कहलाती है लूज सॉइल। विंड ब्लोन सिल्ट है वो आपकी लूज सॉइल होगी। एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंड ब्लोन सिल्ट का एग्जाम्पल कौन सी सॉइल है, तो आपकी होगी वो लूज सॉइल। और ये जो विंड ब्लोन सिल्ट होती है ये पर्टिकुलर सीमेंटेड रहती है, इसके अंदर सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी जनरेट होती है ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड और मोंटमोरिलोनाइट सब्सटेंस। ये एक क्ले मिनरल है मोंटमोरिलोनाइट, इसकी वजह से सीमेंटेशियस जो प्रॉपर्टी है वो इस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर रहती है। मोंटमोरिलोनाइट ये जो पर्टिकुलर मिनरल है क्ले पार्टिकल का मिनरल होता है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये स्वेलिंग के अंदर अच्छा होता है, यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी नमी मिलती है ये स्वेल कर जाएगा, और थोड़ा सा ये टेम्परेचर वगैरह मिलते ये श्रिंक हो जाती है, यानी कि इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी है वो हाई होती है। स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी है वो पाई जाती है मोंटमोरिलोनाइट में। ठीक है, तो ये एक प्रकार की एओलियन सॉइल का एग्जांपल है लूज सॉइल। फिजिकल वेदरिंग हवा के द्वारा बन रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो फिजिकल वेदरिंग हो जाएगा, ये ट्रांसपोर्टेड भी सॉइल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो आपका आता है मार्ल सॉइल। मार्ल सॉइल क्या होती है? ये एक प्रकार की फाइन ग्रेडेड कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल का ही एग्जांपल है जो कि मेराइन ओरिजिन के द्वारा फॉर्म होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल ऑफ मेराइन ओरिजिन विच इज़ फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ बोन एंड सेल मास ऑफ एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जो भी समुद्र वगैरह हैं उसके अंदर जो भी समुद्री जीव हैं या भी जो भी प्लांट हैं उनके डिकम्पोजिशन से जो भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है मेराइन एरिया के अंदर वो आपका कहलाता है मार्ल सॉइल। मार्ल सॉइल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल का एग्जांपल है, यानी कि फाइन ग्रेडेड कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल है। कैल्शियम कार्बोनेटेड यहाँ पे एक एज ए सीमेंटियस प्रॉपर्टी की तरह ही इसमें बिहेव करता है, ये फाइन ग्रेडेड सॉइल का एग्जांपल है, और ये एक तरीके का मेराइन सॉइल का भी एग्जांपल है। और इसके अंदर जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है, बोन एंड सेल मास की जो भी डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो आपकी कहलाती है केमिकल प्रोसेस, यानी कि इस सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो केमिकल वेदरिंग के द्वारा होता है। जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मार्ल सॉइल की, जो भी फिजिकल रॉक है उससे, और मार्ल सॉइल के अंदर हम लोग बात करें तो जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सॉइल के वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं एज पर्टिकुलर रॉक या एज ए पर्टिकुलर जो भी बोन्स हैं, जिस भी सेल्स से जिस भी प्लांट से इसका निर्माण हुआ है उससे ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है वो रखते हैं केमिकल वेदरिंग। और ये एक ऑर्गेनिक नेचर की सॉइल है, ये भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से ऑर्गेनिक नेचर की सॉइल है तो आपकी वो हो जाएगी मार्ल सॉइल। ठीक है,
इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है सारे यहाँ पे कवर है। इनको 2 से 3 बार अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएंगे। ये डिफरेंट फॉर्म के अंदर जो भी सोइल का क्लासिफिकेशन है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है स्टेट जेई और एई के एग्जाम में। तो आप लोग ये सारे एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपका टाइप आता है टफ सोइल का। तो टफ सोइल ये भी एक तरीके की फाइनली ग्रेडेड स्लाइटली सीमेंटेड वोल्केनिक एज से सोइल का फॉर्मेशन होता है। ये जो सोइल है ये आपकी ट्रांसपोर्ट होगी विंड और वाटर के द्वारा सोइल ट्रांसपोर्ट होगी। लेकिन यहाँ पे आपको टफ सोइल में इतना ही ध्यान में रखना है कि ये एक वोल्केनिक एज से सीमेंट है वो फॉर्म होती है, ठीक है। स्लाइटली सीमेंटेड वोल्केनिक एज है ये इसमें रहता है, और ये जो ट्रांसपोर्ट होती है विंड और वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। यानी कि एक तरीके का ये फिजिकल वेदरिंग का एग्जांपल और एक ट्रांसपोर्टेड सोइल है। टफ सोइल और बेंटोनेट सोइल में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। टफ सोइल के अंदर ये क्या होगा, फिजिकल वेदरिंग के द्वारा बनेगा, ठीक है। लेकिन जो बेंटोनेट सोइल है ये आपका केमिकल वेदरिंग के द्वारा बनेगा। तो केमिकली जो वेदर्ड वोल्केनिक एश हैं, केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक एश के द्वारा जनरली जो भी सोइल की फॉर्म बनेगी केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक एश से, वो एज ए लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी रखती है। तो इसको हम एज ए लुब्रिकेंट भी यूज़ में करते हैं बेंटोनाइट सोइल को, क्योंकि ये जो भी हम लोग पाइल फाउंडेशन की बात करते हैं तो जो भी पर्टिकुलर सोइल है वहाँ पे पाइल फाउंडेशन हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे ये हम लोग एक, इसको जनरल भाषा में बताऊँ तो ये होल हो गया जहाँ पे हम लोग पाइल है वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये अब अगर बोरिंग है, जो भी पर्टिकुलर बोरिंग का मेथड है जहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं जिस भी सिचुएशन के हिसाब से पाइल फाउंडेशन, तो ये हम लोगों ने बोरिंग कर दी। तो इसके बाद में ये जो सोइल है इस सरफेस के पास में जो भी सोइल है इसकी शियर स्ट्रेंथ है वो कम होती है। तो ये यहाँ से नीचे इसमें आने, जो भी अपन लोग यहाँ होल बनाएंगे वहाँ पे ये गिरने लग जाएगी, धंसने लग जाएगी। तो इसको रोकने के लिए साइड में जो फ्रिक्शन है इसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग यहाँ पे जब पाइल इसमें इंस्टॉल करेंगे पर्टिकुलर पाइल हम लोग, तो यहाँ पे बेंटोनाइट का सॉल्यूशन पहले डाला जाता है जो लुब्रिकेंट। तो ये इसकी शियर स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। बाकी इसको हम लोग जैसे पाइल फाउंडेशन पढ़ेंगे वहाँ पे बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन बेंटोनाइट सोइल की आपको इतनी प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है कि ये केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक एज से इसका फॉर्मेशन होता है एज ए लुब्रिकेंट। इसको ड्रिलिंग के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। ये केमिकल वेदरिंग के द्वारा बनता है और ये रेजिडुअल सोइल का एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अंदर जो मोंट मोरिलोनाइट जो मिनरल है, क्ले पार्टिकल्स के जो मिनरल्स हैं ये हाई मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी होती है हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो वो आती है आपकी लोम सोइल। लोम सोइल कौन सी होती है, लोम सोइल है ये क्ले सिल्ट और सेंड का मिक्सचर होता है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द क्ले सिल्ट एंड सेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। और ये एक प्रकार की सोइल है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है वो भी प्रेजेंट रहता है। क्ले सिल्ट सेंड के साथ में ऑर्गेनिक मैटर है वो भी प्रेजेंट रहता है। तो ये भी एक ऑर्गेनिक सोइल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सोइल का अगर एग्जाम्पल पूछे, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो ये भी आपका लोम सोइल भी वहाँ पे एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल है इट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ द सोइल विच इज़ जनरेटेड या विच इज़ फॉर्म ड्यू टू लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस के द्वारा इस सोइल का फॉर्मेशन है वो होता है। लीचिंग का मतलब क्या होता है, जो भी सिलीसियस या एल्यूमिनियस और फेरिक ऑक्साइड सोइल के अंदर पाए जाते हैं, जो भी हिली एरिया के अंदर जो ये फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ये पाए जाते हैं, इनका वाटर के साथ वॉश आउट हो जाना ह्यूमिड एरिया के अंदर, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर आपका लीचिंग कहलाएगा, ठीक है। तो लेटराइट सोइल का फॉर्मेशन है वो लीचिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि लीचिंग प्रोसेस के द्वारा जिस सोइल का फॉर्मेशन होता है वो सोइल कहलाएगी आपकी। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा लेटेराइट सोइल, लोम सोइल, एलुवियल सोइल या फिर एओलिन सोइल, तो वो आपका लेटेराइट सोइल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बेसिकली ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का एरिया है, वहाँ पे इस प्रकार की सोइल आपको देखने को मिलेगी। और ये एक केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। तो फिजिकल वेदरिंग में किस प्रकार की सोइल बनेगी, केमिकल में कौन सी बनेगी, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। और इसका ट्रांसपोर्टेशन मीडियम क्या है या कौन सी प्रोसेस के द्वारा ये कौन सी पर्टिकुलर सोइल बनती है, इसी तरीके का क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में कुछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वो आपकी आ जाएगी गम्बो सोइल। गम्बो सोइल ये भी एक तरीके की हाईली स्टिकी सोइल होती है और इसका कलर है वो डार्क होता है और इसके अंदर भी एक्सिस मात्रा में मोंट मोरिलोनाइट है वो मिलता है।
तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस भी जो नया क्वेश्चन फ्रेम होके मिल सकता है कि इस प्रकार की कौन सी सॉइल है जिसमें मोंटमोरिलोनाइट नहीं पाया जाता है। तो गंबो सॉइल, इसके अंदर मोंटमोरिलोनाइट की मात्रा है वो पाई जाती है। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी बेंटोनाइट सॉइल, तो यहाँ पे भी मोंटमोरिलोनाइट है वो पाया जाता है। इसके बाद में हम लोगों ने इससे पहले भी एक सॉइल है वो पढ़ी थी जहाँ पे मोंटमोरिलोनाइट पाया जाता है, तो वो आपकी लोस सॉइल हो जाएगी। तो इन तीनों में आपका मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल है वो मिलता है। मोंटमोरिलोनाइट की प्रॉपर्टी होती है पर्टिकुलर ब्लैक कॉटन सॉइल है उसके अंदर भी मोंटमोरिलोनाइट मिनरल है वो पाया जाता है। इसकी हाई श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टी है वो होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गंबो सॉइल के बाद में पीट सॉइल। पीट सॉइल ये एक तरीके की हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है और इस प्रकार की सॉइल है ये वेजिटेटिव जो भी मैटर हैं, जो भी वेजिटेशन है वो दब जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर, जैसे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये चीज़ पढ़ी है स्टार्टिंग की क्लासेस में कि जो भी पेड़ पौधे हैं ये सॉइल के अंदर दब गए, तो इनके दब जाने से जो भी इनका डिकम्पोजिशन होगा, इनकी डिकम्पोजिशन से सॉइल का फॉर्मेशन होगा, तो वो आपकी पीट सॉइल होगी वहाँ पे। ठीक है, तो एक प्रकार की ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है। कोयला का फॉर्मेशन भी इसी प्रोसेस के द्वारा ही हुआ है। जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी जीव जंतु जानवर, हम जो भी सभ्यताएं मिलती हैं जो पुरानी, जिसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा भी जीवन सर्किल है वो नष्ट हो गया पृथ्वी की उथल पुथल से, तो उनके द्वारा जो भी नीचे दब गया पार्टिकल मैटर है, जो भी वेजिटेटिव मैटर है, तो उनसे जो भी सॉइल का फॉर्मेशन होगा जिस भी फॉर्म में होगा, तो वो आपका पीट सॉइल का एग्जांपल होगा। पीट सॉइल एक एज ए प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनिक ओडोर इसमें पाई जाती है। ऑर्गेनिक नेचर की सॉइल है ये होती है। ये हाईली फाइब्रियस और कंप्रेसिव नेचर की सॉइल है वो होती है। और पीट सॉइल एज ए डिकम्पोजिशन से होगा, यानी कि ये केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं मक सॉइल की। मक सॉइल इट इज़ फाइन पार्टिकल मिक्सचर होता है इनऑर्गेनिक सॉइल और ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल का, यानी कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉइल का जो मिक्सचर है वो आपका कहलाएगा मक सॉइल। और ये जो जनरली सॉइल है ये वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे सीवरेज फैसिलिटी है वो इनडेफिशिएंट हो, पर्टिकुलर सीवरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो, यानी कि जो भी नाला होता है, नाला के पास में जो भी सॉइल निकलती है वहाँ पे, यानी कि जो भी सॉइल पर्टिकुलर जमा हो जाती है नाला के ब्लैक जो भी मटेरियल है डिकम्पोज होकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल का, तो जो भी पर्टिकुलर सॉइल बनेगी वो आपकी मक सॉइल का एग्जांपल है। और रिवर और डेल्टा के अंदर जो ओवरफ्लोडिंग होती है रिवर की, नाला अपन शहरों में सीवरेज सिस्टम देखते हैं, तो उसके ओवरफ्लोडिंग से जो भी ब्लैक मटेरियल निकलता है नाले के पास में वो आपका मक सॉइल का ही एग्जांपल है। रिवर की ओवरफ्लोडिंग की वजह से जो भी काम पर्टिकुलर रिवर के साथ में बाहर निकलती है तो वो भी आपका मक सॉइल का ही एग्जांपल है, या डेल्टा रीजन में पाई जाती है, यानी कि जहाँ पे नदी जाके समुद्र में मिलती है या एक छोटी नदी बड़ी नदी में जाके मिलती है, तो वहाँ पे उसका बहाव क्षेत्र धीरे हो जाता है और वहाँ पे पर्टिकुलर सॉइल का जो जमाव होता है वो डेल्टा रीजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग बात करते हैं तो मिक्सचर ऑफ द पिट सॉइल और मक सॉइल का जो मिक्सचर है वो आपका कुमुलस सॉइल है वो कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल की। इट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ द रेजिडुअल सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल रेजिडुअल सॉइल का ही एक टाइप होता है। ये बेसाल्ट से बनता है। बेसाल्ट एक प्रकार की इग्नियस रॉक है जिसके डिकम्पोजिशन से जो भी बनेगा वो आपका ब्लैक कॉटन सॉइल कहलाएगा। और इसके अंदर भी अक्सिस मात्रा में मोंटमोरिलोनाइट वो पाया जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल जहाँ पे भी अवेलेबल हो वहाँ पे जो फाउंडेशन हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि मोंटमोरिलोनाइट की जो प्रॉपर्टी होती है एक्सिस श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे बल्क फाउंडेशन या अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन हम लोग यूज करते हैं। अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन ब्लैक कॉटन सॉइल में किस प्रकार की फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तो अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन हम लोग यूज करते हैं, या फिर इसको बल्क फाउंडेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आती है वार्म सॉइल। ये एक नया सॉइल का टाइप है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी पहले जो भी हम लोगों ने टाइप की बात की वो पूछी जा चुकी हैं। अगर नया क्वेश्चन फ्रेम होता है तो यहाँ से ही फ्रेम होगा। वार्म सॉइल क्या होती है?
तो वार्प सॉइल एक इस प्रकार की सॉइल होती है जिसमें अल्टरनेट सिल्ट और क्ले की लेयर हैं वो पाई जाती हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर मेल्ट होगा समर के अंदर तो वहाँ पे एक सॉइल बनेगी, वो सिल्ट की लेयर बनेगी, और क्योंकि वाटर है वो ज़्यादा फ्लो होगा ग्लेशियर मेल्ट होने से, तो अपने साथ में वो बड़े पार्टिकल्स की सॉइल का फॉर्मेशन करेगा। विंटर में बात करें तो वो ग्लेशियर वो जम जाते हैं, धीरे धीरे आइस का फ्लो होगा, यानी धीरे धीरे फ्लो होने की वजह से वहाँ पे एक क्ले यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स सॉइल के वो फॉर्म होंगे, तो वो एक क्ले का फॉर्मेशन होता है। यानी कि छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्ले के होते हैं, उससे थोड़े बड़े पार्टिकल सिल्ट के होते हैं, उससे बड़े पार्टिकल हैं वो सैंड के होते हैं। तो यहाँ पे समर के अंदर सिल्ट और विंटर के अंदर क्ले का फॉर्मेशन होता है। पर्टिकुलर आपको इतना ध्यान में रखना है कि वार्प सॉइल के अंदर सिल्ट क्ले की एक इस प्रकार से स्ट्रेटिफाइड यानी कि अल्टरनेट लेयर है वो पाई जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं मुरम। मुरम हम लोग देखते हैं जनरली गाँव में भी इसको यूज़ करते हैं एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो भी हम अनइम्पोर्टेंट यानी कि कम इम्पोर्टेंस की जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। इसमें ग्रेवल मिक्स विद द रेड क्ले, यानी कि जो भी जोहड़ बोलते हैं, जहाँ से भी आपको ये पर्टिकुलर मिट्टी मिलती है मुरम, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी अपना कम यूज़ वाला कंस्ट्रक्शन या भी कम समय के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। गांव में आप लोगों ने अगर इसको देखा है तो आपको याद आ जाएगा, ये ग्रेवल मिक्स्ड विद रेड क्ले। इसके बाद नेक्स्ट होती है एंड्यूरेटेड सॉइल। एंड्यूरेटेड सॉइल ये एक प्रकार की हार्ड सॉइल होती है, मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है, तो वो आपकी कहलाती है एंड्यूरेटेड सॉइल। ठीक है, तो ये बेसिकली सॉइल के टाइप थे। 19 टाइप मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। 19 में से आपको एक क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर JEE की बात करें वहाँ पे आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बाद में सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर मैं बताऊँ यहाँ पे आपको, तो जैसे साइज ऑफ द पार्टिकल हैं, शेप हैं, राउंडनेस है, स्पेसिफिक टेक्सचर है, सॉर्टिंग करेक्टरिस्टिक यानी कि डिफरेंट ग्रुप में उसको छांटने की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उस आधार पे ये अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई की जा सकती है सॉइल, तो आपकी सॉर्टिंग करेक्टरिस्टिक कहलाएगी। तो ये आपकी डिपेंड करती है ऑन द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि किस मोड में सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली समझने का प्रयास करेंगे, जैसे जो भी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे वाटर के द्वारा फ्लो हो रहा है, एयर के द्वारा सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, आइस के द्वारा हो रहा है, ग्रेविटी के द्वारा हो रहा है और ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है। तो इनके द्वारा कौन कौन सी, जैसे साइज़ की मैं बात करूँ तो अगर वाटर के द्वारा फ्लो हो रहा है तो साइज है हमेशा सॉइल की साइज़ है वो रिडक्शन होगी, यानी कि सॉइल की साइज़ है वो कम होगी। ठीक है, एयर के द्वारा हो रहा है तो सॉइल की साइज़ है वो भी रिडक्ट होगी, यानी कि सॉइल की साइज़ है वो कम होती जाएगी। आइस की बात करें तो आइस के अंदर भी ग्राइंड और इम्पैक्ट हो जाएगी, सॉइल की जो भी पार्टिकल हैं वो ग्राइंड हो जाएंगे, इम्पैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ टक्कर करेंगे, इम्पैक्ट होंगे, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएंगे। तो यहाँ पे भी साइज़ का भी रिडक्शन ही हो रहा है एक तरीके से। ग्रेविटी की बात करें तो यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, यानी कि साइज़ है वो इम्पैक्ट की वजह से रिडक्ट हो जाएगा। और ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस है, यहाँ पे ये माइनर अब्रेशन है यहाँ पे देखने को मिलता है साइज़ के अंदर। अगर शेप की बात करें तो सॉइल पार्टिकल के शेप की बात करें, उनके राउंडनेस की बात करें तो वाटर के द्वारा फ्लो हो रहा है तो वो राउंडिंग प्रॉपर्टी जनरेट होगी, उसमें राउंड होंगे पार्टिकल्स। एयर के द्वारा भी राउंडेड पार्टिकल जनरेट होंगे। आइस और ग्रेविटी की बात करें तो वहाँ पे एंगुलर सॉइल के पार्टिकल है वो बनेंगे। ठीक है, सरफेस टेक्सचर की बात करें, सरफेस है वो स्मूथ होगा, अगर वाटर और एयर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड हो रही है तो वो स्मूथ होगा। और आइस और ग्रेविटी के द्वारा सॉइल अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो वो स्टेरिएटेड सरफेस होगी। स्टेरिएटेड सरफेस वो होती है यहाँ पे वॉइड्स मिलते हैं, यानी कि ये आइस के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये भी जो भी सॉइल है ट्रांसपोर्ट होगी जहाँ पे भी जमा होगी, तो ये जो इसका सॉइल का जो टेक्सचर है यहाँ वॉइड की वजह से ये वॉइड मिलेंगे इसके अंदर, तो ज़्यादा वॉइड मिलने की वजह से ये जो पर्टिकुलर नाम है इसको हम लोग देते हैं स्टेरिएटेड सरफेस। टेक्निकल टर्म है स्टेरिएटेड सरफेस, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो सॉर्टिंग प्रॉपर्टीज़ की। सॉर्टिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होता है कि सॉइल है इसको हम डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, या भी जो भी सॉइल्स हैं, सॉइल बनेगी रॉक से तो उसमें छोटे पार्टिकल अलग होंगे, बड़े पार्टिकल अलग होंगे। ठीक है, तो वाटर के द्वारा अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो वो सॉइल है वो इजीली सॉर्ट हो जाएगी, छोटे छोटे पार्टिकल सबसे लास्ट में जमा होंगे, उससे बड़े पार्टिकल हैं वो फिर जमा होंगे।
और बड़े बड़े पार्टिकल हैं वो पहले जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रॉक से बनने के बाद में बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल इस प्रकार से जमा होते जाएंगे। तो ये सॉर्टिंग प्रॉपर्टीज है, ये पाई जाती है आपकी वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो तो पाई जाती है, एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो तो पाई जाती है। लेकिन अगर इसका ट्रांसपोर्टेशन आइस के द्वारा हो तो ये बहुत ही कम सॉर्टिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। और बाकी जो ग्रेविटी और ऑर्गेनिज्म में इसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे बात की। ये सारी प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती हैं ट्रांसपोर्टेशन मीडियम पे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल, जहाँ से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिक हो गया ये सॉइल मैकेनिक्स का। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे 3 फेज सॉइल डायग्राम, और जो पर्टिकुलर सॉइल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगी। ये बेसिक पार्ट हो गया सॉइल का जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। हम लोगों ने इस लेक्चर में थोड़ा सा स्पीडली पढ़ा है, क्योंकि इससे जो पहले मैंने एक लेक्चर बनाया है वो मैंने लिख के बनाया है। इसमें सारे नोट्स है वो मैंने पहले तैयार किए हैं, उसके बाद में नोट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप लोगों को ये नोट्स हैं ये साथ साथ में आप लोग बना सकते हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको इसको टेलीग्राम ग्रुप में मैं अवेलेबल करवा दूंगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, सिविल टेक अकेडमी के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।